13वीं शताब्दी के इतिहास में एक ऐसा नाम हुआ जिसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता, चंगेज खान। वो नाम जिसे सुनते ही आपके जहन में आएगा खून खराबा, लाशों के ढेर और शहरों की बर्बादी। वो मंगोल जिसने 13वीं सदी में आधी दुनिया को घुटनों पर ला दिया था। चीन से लेकर यूरोप तक हर तरफ उसका खौफ था। चंगेज खान ने बिखरी हुई मंगोल जनजातियों को एक पावरफुल मिलिट्री फोर्स में एकजुट किया। अपने पीक टाइम पर इस साम्राज्य ने धरती के टोटल एरिया का लगभग 22% कवर किया और 1 अरब से ज्यादा आबादी पर इसका शासन चलता था। लेकिन शायद आप में से बहुत सारे लोगों को यह पता ना हो कि चंगेज खान असल में पैदाइशी मुसलमान नहीं था। असल में उसने कई मुस्लिम इलाकों को जड़ से तबाह भी कर दिया था। उसको मुसलमान समझने वाले लोग उसके नाम में खान देखकर उसे मुसलमान मान लेते हैं, क्योंकि आज के टाइम पर अगर आप देखो तो खान लगाने वाले लोग ज्यादातर मुसलमान होते हैं। लेकिन यही चंगेज खान जो एक टाइम पर मुसलमानों का कहर बनकर टूटे थे, उनका खानदान आगे जाकर ना सिर्फ इस्लाम को अपनाता है बल्कि इस्लाम के सबसे बड़े रक्षक के तौर पर आगे आता है। इतिहास में यह सवाल बहुत से लोगों को हैरान करता है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। क्या यह सिर्फ राजनीति थी या फिर कोई गहरी धार्मिक सोच थी, या फिर कोई ऐसी मजबूरी थी जिसने मंगोलों को इस्लाम कबूल करवा लिया, या फिर मंगोलों ने पूरे दिल से इस धर्म में अपने आप को कन्वर्ट किया। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से चंगेज खान के पोते और उनकी बाद की पीढ़ियों ने इस्लाम को अपनाया। कौन सा वो पहला मंगोल था जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने सबसे पहले इस्लाम को अपनाया, और किस मंगोल राजा ने सबसे पहले कुरान को पढ़ा। कैसे मंगोल साम्राज्य का बड़ा हिस्सा धीरे धीरे इस्लामिक दुनिया का हिस्सा बन गया। और हाँ, एक और सच्चाई आपको पता चलेगी कि आखिर चंगेज खान ने बड़े बड़े इस्लामिक शहरों और केंद्रों को तबाह क्यों किया। तो इस पूरी कहानी को जानने के लिए वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज मैं आपको कंफर्म कर दूं कि आप में से अगर बहुत से लोग ये सोचते हैं कि चंगेज खान एक मुसलमान था, तो ये बात सही नहीं है। चंगेज खान के नाम के पीछे जो खान लिखा जाता है उससे कंफ्यूज मत होइएगा। मंगोलों में नाम में खान का मतलब होता है राजा या फिर रूलर। चंगेज खान असल में इस्लाम नहीं मानते थे, बल्कि जिस धर्म को मानते थे उसको टेंजरिज्म या टेंगरिज्म कहा जाता था। यह धर्म पॉपुलर था मंगोलिया और साइबेरिया के इलाकों में। इसमें आसमान यानी टेंगरी को सर्वोच्च देवता माना जाता था। इसमें नेचर और आत्मा की पूजा होती थी। यह धर्म मंगोलों के बीच में काफी पॉपुलर था। जब चंगेज खान ने सभी मंगोलों को एक किया और मंगोल साम्राज्य खड़ा किया, तब शुरुआत में इस धर्म को मानने वाले लोग उनकी सेना में थे, लेकिन धीरे धीरे बाकी धर्मों को मानने वाले लोग भी इनकी सेना में शामिल होते गए। इनमें बौद्ध भी थे, ईसाई भी थे और यहाँ तक कि मुसलमान भी थे। अब आपके मन में सवाल आएगा कि अगर चंगेज खान की सेना में मुसलमान भी थे, तो इनको इस्लामी दुनिया में इतना भयानक कहर के रूप में क्यों देखा जाता था। इसका जवाब यह है कि चंगेज खान और उनके खानदान के कई लोगों ने इस्लाम के इंपॉर्टेंट सेंटर्स को तबाह किया था, जैसे कि ख्वारिज्म, और बाद में उनके पोते हलाकू खान ने इस्लाम के सबसे महान शहर बगदाद को तबाह कर दिया था। हिस्ट्री में इसे इस्लाम के गोल्डन पीरियड के अंत के तौर पर देखा जाता है। अब लेकिन दोस्तों, भले ही ये इस्लाम के बड़े सेंटर थे, लेकिन इस तबाही में धर्म का एंगल नहीं था। जी हाँ, धार्मिक घृणा या रिलीजियस हेट से ज्यादा मंगोलों का मकसद अपने साम्राज्य का एक्सपेंशन करना था, ना कि किसी धर्म को खत्म करना। एग्जाम्पल के लिए, चंगेज खान ने ख्वारिज्म पर हमला इसलिए किया था क्योंकि उसके दूतों का अपमान किया गया था और उसके बदले में माफी नहीं मांगी गई थी। चंगेज खान ने गुलामों के माध्यम से अपनी बहुत बड़ी सेना खड़ी की थी और इसमें बड़े पैमाने पर मुसलमान भी थे। चंगेज खान के मुसलमान सैनिकों में महमूद यालावाच ऐसे ही एक मुस्लिम प्रशासनिक अधिकारी थे। ये तुर्किस्तान के गवर्नर थे जो इनके अंदर काम करते थे। हिस्टोरियन थॉमस टी एफिंगटन अपनी किताब द मंगोल एम्पायर इट्स राइज एंड लेगेसी में चंगेज खान की रिलीजियस टॉलरेंस को उनके साम्राज्य की बहुत इंपॉर्टेंट खासियत बताते हैं। उनके हिसाब से चंगेज खान की ये पॉलिसी एक चालाकी थी, जिसने कम से कम शुरुआती मंगोल साम्राज्य में अलग अलग कल्चर्स के लोगों को एक साथ जोड़ने में हेल्प की। डेविड मॉर्गन भी अपनी किताब द मंगोल्स में इस बात पर जोर देते हैं कि चंगेज खान का टारगेट एक बहुत मजबूत साम्राज्य बनाना था, ना कि किसी खास धर्म को थोपना था। अब यहां आपको एक बात क्लियर कर देता हूं कि चंगेज खान की जब मृत्यु हुई तो उनके बाद उनका विशाल साम्राज्य 4 हिस्सों में बांटा गया। गोल्डन होर्ड, चगताई खानेत, इलखानी साम्राज्य और युवान वंश। इन चारों में सबसे पहले इस्लाम अपनाने वाला खानात था गोल्डन होर्ड,
जो आज के टाइम पर रशिया, यूक्रेन और कजाकिस्तान के एरिया में फैला था। इसे चंगेज खान के सबसे बड़े बेटे जोची के बेटे बातू खान ने स्थापित किया था। इसके बाद धीरे धीरे इल्खानी साम्राज्य ने भी अपने इस्लाम को अपनाया। वहीं दूसरी ओर चगताई खानात में शुरुआत में धार्मिक अस्थिरता रही और युआन डायनेस्टी ने चाइना में बौद्ध धर्म और ताओवाद को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। ये सारी कहानी आपको आगे क्लियर होगी, अभी बस आपको मैंने एक छोटा सा ग्लिम्स दिया है। वैसे चंगेज खान के टाइम पर ही इस्लाम जो है वो बड़े पैमाने पर दुनिया भर में फैला हुआ था। 12वीं शताब्दी में ही मंगोलों का इस्लाम से कांटेक्ट हुआ था, मुस्लिम व्यापारियों के जरिए। मंगोल क्षेत्रों से ये व्यापारी कपड़े और बर्तन का ट्रेड करते थे और बदले में मंगोलों से इन्हें जानवरों की खाल मिलती थी। चंगेज खान ने इस ट्रेड को बढ़ावा दिया, जिससे कि मुस्लिम कम्युनिटी का रिलेशन जो है वो मंगोलों के साथ शुरू हुआ। हालांकि ये रिलेशन और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेट तब हुआ जब मंगोलों ने चाइना पर कब्जा किया। 1215 के आसपास चंगेज खान ने आज के बीजिंग को जीत लिया था, जिसे तब यानजिंग के नाम से जाना जाता था। अब हुआ ये कि मंगोलों को चीनी लोगों पर भरोसा था नहीं। फिर चाइना में फाइनेंशियल मैटर्स को देखने के लिए, जैसे कि टैक्स लेना हो या एडमिनिस्ट्रेशन चलाना हो, इनके लिए चीनियों पर मंगोलों को भरोसा नहीं था। इसीलिए मंगोलों ने कई मुस्लिम एक्सपर्ट्स, खास तौर पर जो लोग एस्ट्रोनॉमी, रेवेन्यू और मेडिकल फील्ड में जाने माने लोग थे, उनको चाइना में अपॉइंट किया। इन एक्सपर्ट्स में एक बड़ा नाम थे पर्शियन एस्ट्रोनॉमर जमाल अल दीन। ये 1250 के आसपास चाइना आए थे और इन्होंने चीनियों को एक ऑब्जर्वेटरी बनाने में हेल्प की थी। इस तरह अगर आप देखोगे तो मंगोल एडमिनिस्ट्रेशन में लगातार वेस्टर्न और ईस्टर्न एशिया की संस्कृति और उनका नॉलेज एक्सचेंज हो रहा था। कहने का मतलब है कि दोनों कम्युनिटीज एक दूसरे के कल्चर के करीब आ रही थी। इसी का रिजल्ट निकलता है 1240 के दशक में, जब कुर्गस नाम के एक मंगोल शख्स ने पहली बार इस्लाम कबूल किया। कुर्गस बिलोंग करते थे उइघुर जनजाति से। अगर आपको पता हो तो चाइना में जिन मुसलमानों को आज सबसे ज्यादा सताया जाता है वो इसी उइघुर जनजाति के लोग हैं। एक टाइम पर इनका भी महान साम्राज्य हुआ करता था। इसका अपना एक अलग इतिहास है, जिसके बारे में अलग से वीडियो बनाया जा सकता है। आप कमेंट करके बताना, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। फिलहाल अगर अपनी कहानी में आगे चले तो कुर्गस के बाद बड़े लेवल पर मंगोलों ने इस्लाम को अपनाना शुरू किया। इसमें बहुत बड़ा रोल था सूफी संतों का। सूफी संतों के विस्तार के बीच में मंगोलों का कॉन्टैक्ट सूफियों से हुआ। मंगोल दरबार में सूफियों की अच्छी खासी पकड़ हुआ करती थी। इन सूफियों से सबसे ज्यादा प्रभावित थे बर्क खान। गोल्डन होर्डे के शासक थे बर्क खान, और गोल्डन होर्ड रूस से लेकर ईस्टर्न यूरोप के बड़े हिस्से को कहते थे। ये सारा हिस्सा मंगोलों के कब्जे में था। बर्के खान ने साल 1252 में शहर बुखारे में शेख सैफल दीन अल बखराजी के हाथों इस्लाम कबूल किया। सबसे पहले तो ये वजह इसलिए बताई जाती है कि बर्क खान मंगोलिया में मौजूद मुस्लिम कैदियों से इस्लाम के बारे में काफ़ी कुछ सुन चुके थे और इस धर्म के लिए उनके अंदर काफ़ी इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा था। ऐसे में ईरान के बखरस शहर से आने वाले सूफी संत बखराजी ने जब इस्लाम की एक्सप्लेनेशन बर्क खान को सुनाई तो उन्होंने इससे प्रभावित होकर ये धर्म कबूल कर लिया। इसके अलावा पॉलिटिकल मोटिव यह था कि बर्क खान ने इजिप्ट के मामलूकों के साथ गठबंधन किया, जो कि मुसलमान थे, और यह गठबंधन इल खानात के बौद्ध शासक हलाकू खान के खिलाफ एक इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पोलराइजेशन की कोशिश थी। इसके अलावा अगर आप मैप पर गोल्डन होर्ड को देखें तो पता चलेगा कि यहाँ वोल्गा बुल्गार के एरिया में बड़ी इस्लामिक आबादी रहती थी। बर्के खान के इस्लाम अपनाने से लोकल मुस्लिम आबादी के साथ संबंध बेहतर करने में आसानी होती और साथ ही एक रूलर के रूप में बर्क खान को वैलिडेशन भी मिलता। इसका फायदा यह भी था कि उसके पड़ोसी राज्यों में ज्यादातर मुसलमान थे, इस वजह से उनका बैलेंस बना रहता। इस तरह से दोस्तों बर्क खान पहला मंगोल शासक बना जिसने इस्लाम कबूल किया। उसके इस्लाम कबूल करते ही मंगोलों में एक बदलाव आया। देखिए, जब भी कोई राजा किसी धर्म को अपनाता है तो बड़ी तेजी से वो धर्म फैलता है। यही गोल्डन होर्ड में भी हुआ। मंगोल सिपाहियों के बीच में मुस्लिम महिलाओं से शादियों का चलन बढ़ने लगा और इन शादियों में कई मंगोल सैनिक मुसलमान बन गए। अब जिस हलाकू खान के खिलाफ उसने मामलूक सुल्तानों से गठबंधन किया था, यहाँ आपको बता दूं, वो हलाकू खान भी एक मंगोल था और बर्क खान का चचेरा भाई था। इस्लाम कबूल करने के बाद बर्क खान हलाकू खान के खिलाफ जिहाद का ऐलान करते हैं और बगदाद पर हमला करने से रोकने की कोशिश भी करते हैं। अब यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। बर्क खान ने इस्लाम अपनाने के बाद चंगेज खान का पहला नियम तोड़ दिया था। यह नियम कहता था कि मंगोलों को आपस में लड़ाई नहीं लड़नी है, लेकिन क्योंकि बर्क खान मुसलमान बन गया तो वो हलाकू खान के खिलाफ जा सकता था।
इस तरह बर्क खान के धर्म परिवर्तन ने मंगोल साम्राज्य के अंदर एक बहुत बड़े पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल डिवीजन को भी जन्म दिया। अब दोस्तों ये डिवीजन तो ठीक है, लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि बर्क खान अगर ऐसा नहीं करता तो हलाकू खान मक्का, मदीना और यरूशलेम जैसे कई पवित्र इस्लामी शहरों को तबाह कर देता, जैसा कि उसने बगदाद के साथ किया था। हलाकू खान ने बगदाद को कैसे तबाह किया और बगदाद कितना इंपॉर्टेंट था उस पर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं उसको, ठीक है, चैनल पे आपको मिल जाएगा। अब दोस्तों ये भी तय बात थी कि बर्क खान के कदम ने मंगोलों में फूट भी डाल दी थी। खैर, बर्क खान के बाद उनके उत्तराधिकारी उज़्बेक खान ने गोल्डन होर्ड में और तेजी से इस्लाम को फैलाने का काम किया। 1313 में वो शासक बना और अगले ही साल 1314 में उसने इस्लाम को गोल्डन होर्ड का राजधर्म बना दिया। इसी साल 1314 में क्रीमिया के सोलखात शहर में एक बड़ी मस्जिद बनवाई गई। अगर आप देखें इन सब चीज़ों को तो मंगोलों के बीच अब इस्लाम तेजी से फैल रहा था। यही नहीं, 1315 तक उज़्बेक ने होर्ड का इस्लामीकरण कर दिया और कई बौद्ध लामाओं की हत्या भी कर दी जिन्होंने उसकी धार्मिक नीतियों का विरोध किया था। इस तरह से उज़्बेक के काल में इस्लाम जो है वो स्टेट स्पॉन्सर्ड हो गया था, यानी राजा अब खुद धर्म का प्रसार कर रहा था। अब दोस्तों ये तो बात हो गई बर्क खान के खानदान में इस्लाम फैलने की। अब आते हैं इल्खनात में इस्लाम के प्रसार की। इल्खनात की स्थापना हलाकू खान ने ईरान में की थी। आज की डेट में इस खनात को अगर आपको देखना हो तो ईरान, अजरबैजान और तुर्की इसके अंदर आते थे। इसके साथ ही इराक, सीरिया, आर्मेनिया, जॉर्जिया, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और पाकिस्तान के कुछ हिस्से भी इसमें शामिल थे। हलाकू खान ने 1258 में बगदाद को तबाह करके अब्बासी खिलाफत का अंत कर दिया था। इससे हुआ ये कि इस्लामी दुनिया में एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट हुआ। लेकिन इसी इल्खनात में एक ऐसे रूलर हुए जिन्होंने आगे चलकर हलाकू खान के बिल्कुल अपोजिट जाके काम किया। इनका नाम था महमूद गजान खान। ये इल्खनात के 7वें शासक थे और इन्हें इतिहास में पहले महान मंगोल खान के रूप में देखा जाता है। गजान खान ने 1295 ईस्वी में इस्लाम कबूल किया और खुद को इन्होंने मुस्लिम घोषित किया। उनके धर्मांतरण के बाद उन्होंने दूसरे मंगोल अमीरों को भी इस्लाम अपनाने के लिए मजबूर किया, या कह सकते हैं इंस्पायर किया। गजान खान के इस्लाम कबूलने से बड़े पैमाने पर इल्खनात में इस्लाम का प्रसार हुआ। गजान के टाइम पीरियड में बौद्ध धर्म को मूर्ति पूजा के रूप में सताया गया, यहाँ तक कि यहूदियों और ईसाइयों पर भी अत्याचार हुए। इस तरह से इल्खनात के एरिया में इस्लाम का प्रसार हुआ, खास तौर पर शिया धर्म का, क्योंकि गजान खान के बाद उनके बेटे ओलजैतू ने शिया धर्म को अपनाया था। यही वजह है कि ईरान में बड़े पैमाने पर शिया धर्म का प्रसार हुआ, जो आज तक दिखता है। इन शासकों ने मंगोल कानून, जिन्हें यासा कहा जाता है, उनको शरीयत कानूनों के साथ मिक्स किया, जिससे मिडिल ईस्ट के एरिया में बड़े पैमाने पर टर्को मंगोल एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना हुई। खैर, अब आते हैं एक और खानाइत पे, जो है चगताई खानेत। ये वो हिस्सा था जिसने सेंट्रल एशिया के बड़े हिस्से पर शासन किया। ये खानेत चंगेज खान के दूसरे बेटे चगताई खान के वंशजों द्वारा चलाया जा रहा था। खानेत में सबसे पहले इस्लाम को अपनाया था तरमाशरिन खान ने। इन्होंने 1331 के आसपास इस्लाम को अपनाया। इसके बाद इन्होंने अपना नाम रखा अलाउद्दीन। अलाउद्दीन खिलजी से कंफ्यूज मत होइएगा। हालांकि उनके इस कन्वर्जन को एक्सेप्ट नहीं किया गया और उन्हें मार डाला गया। इसकी वजह यह थी कि चगताई खानेत में ट्रेडिशनल मंगोल पहचान, यानी कि टेंगरिज्म, जो कि चंगेज खान का भी धर्म था, मैंने आपको बताया था, और साथ में मंगोल परंपराओं की बहुत मान्यता थी, बहुत रिस्पेक्ट थी, और ये लोग इस्लाम को मानने को तैयार नहीं थे। यही वजह है कि लंबे टाइम तक इस खानेत में इस्लाम का प्रभाव देखने को नहीं मिला। लेकिन जब बदलाव आया तो बहुत बड़ा बदलाव हुआ। इस खानेत में एक नए रूलर आए, तुगलक तैमूर खान। तुगलक तैमूर खान ने खुद तो इस्लाम कबूल किया ही, साथ ही अपने साथ 1,20,000 लोगों को इस्लाम कबूल कराया। इस तरह चगताई खानेत में भी इस्लाम की एंट्री हो गई। इसी प्रक्रिया में चगताई खानात में तुर्कीकरण भी बढ़ा। दरअसल हुआ यह कि 1370 में तैमूर लंग ने चगताई खानेत से अपने शासन को वैलिडेशन देने की कोशिश की। उसने चगताई वंश की एक राजकुमारी से शादी कर ली और खुद को गुर्गो खान, यानी चंगेज खान का दामाद कहा। इस तरह से उसने खुद को चंगेज खान के खानदान से जोड़ने की कोशिश की। फिर इन्हीं तैमूर और मंगोल परंपरा से आगे जाकर मुगल डायनेस्टी का भी उदय होता है। हालांकि तैमूर के शासनकाल में चगताई खानात की मंगोल आइडेंटिटी लगभग खत्म हो गई और ये एक तरह से पूरी तरह इस्लामी राज्य बन गया। तो दोस्तों, इस तरह से चंगेज खान के खानदान ने स्टेप बाय स्टेप अलग अलग टाइम पीरियड में इस्लाम को अपनाना शुरू किया था। ये धर्मांतरण अलग अलग मंगोल खानात में अलग अलग स्पीड से हुआ, जिसमें गोल्डन होर्ड के बरके खान, इल्खनात के गजान खान और चगताई खानात के तरमाशरिन खान जैसे रूलर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था।
जाहिर है कि टाइम बदलने के साथ इस्लाम के प्रति दिलचस्पी बढ़ी थी। इसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को इंश्योर करना, लोकल मुस्लिम आबादी के बीच अपनी जगह बनाना और यूनिटी को इस्टेब्लिश करना, ये सब इनके मकसद थे। ध्यान से अगर देखा जाए तो ये केवल रिलीजियस चेंज नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा सोशल, इकोनॉमिक और प्रशासनिक परिवर्तन था, जिसने मंगोलों को एक घुमंतू पहचान से आज़ादी दिलाई और एक ज़्यादा सभ्य और शहरी कल्चर का प्रतीक बनने में मदद की। दोस्तों, मंगोलों के इस्लामीकरण का नतीजा ये भी हुआ कि इस्लामी दुनिया में बड़े पैमाने पर बदलाव आए। मंगोलों के चलते जहां अब्बासी खिलाफत का अंत हुआ, तो वहीं कई बड़े मुस्लिम सल्तनतों को पनपने में भी मदद मिली, जैसे कि मुगल सल्तनत, उस्मानी और तैमूरी। इस तरह मंगोलों का इस्लामीकरण दुनिया में एक नए युग की शुरुआत था और इस चीज़ का असर आज तक देखने को मिलता है। आप अपने इतिहास में इस चीज़ को देख सकते हैं कि कैसे मुगल डायनेस्टी का प्रभाव आज भी हमारे यहाँ पर देखने को मिलता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी कि चंगेज़ खान जो कभी मुसलमान नहीं थे, उनके खानदान ने कैसे इस्लाम को अपनाया। आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।